चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर के आगे की बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे आपका टू डायमेंशनल वेक्टर की। ठीक है, कि दो डायमेंशन में मतलब वेक्टर को हम कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपका बेटा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। एक वेक्टर है मान लो। ठीक है भाई, कुछ कलर अच्छा ले लिया जाए। ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो और आपको बोल देगा कि भाई ये वेक्टर जो है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। इसको मैं कुछ ए वेक्टर नाम दे देता हूँ। आपको निकालना है कि भाई इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना है और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कितना है। मीन्स प्रोजेक्शन मतलब परछाई। एक तरीके से मान लो इसको मैं ए वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है आपका वाई एक्सिस पर और जो एक्स एक्सिस पर है उसको ए एक्स से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा बेटा, अभी आप ये तो समझ चुके हो कि अगर इसकी लेंथ की बात करूं वेक्टर की, तो ये सो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होने वाली है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बेसिकली वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा आपका। चलो मैंने ये भी लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ ये ए एक्स और ए वाई निकालने में, लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूं आपको कि एक्स एक्सिस को, है ना, डायरेक्शन एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप। और वाई एक्सिस को जो हम करते हैं रिप्रेजेंट बेटा वो करते हैं जे कैप से। एंड जेड एक्सिस भी अगर होता थ्री डायमेंशनल होता तो इसको हम जेड एक्सिस को के कैप से करते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। थोड़ा यहाँ पर नामकरण कर देता हूँ। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका, फिर हम बात करेंगे लाइक इसको मैंने बोल दिया ओ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। तो जरा ये देखो, इन ट्रायंगल ओ पी एंड क्यू, ओ पी एंड क्यू, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, तो बेटा साइन थीटा आप कैसे निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ पी क्यू ट्रायंगल है तो यहाँ पर आपका बेटा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे क्यू पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, है ना, ओ क्यू। तो जो QP है बेटा, ये QP जो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका A बाई के बराबर डिवाइडेड बाई, और OQ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से आप ए वाई जो निकाल सकते हो बेटा वो निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू साइन थीटा। क्लियर। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं बेटा आपका कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है बच्चा हाउ मच, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओपी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो ये ओ ए हो जाएगा, सॉरी ओ क्यू हो जाएगा। तो ओपी बेटा किसके बराबर है, इसको हमने ए एक्स के बराबर लिखा है, और जो ओ क्यू है ना, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से जो आपका बेटा ए एक्स निकल आएगा, ये निकल आएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका इसके बराबर निकल आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो अगर मान लो इस वेक्टर को, है ना, मुझे प्रोजेक्शन की बात करनी होती कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, तो बेटा देखो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन आ गया आपका, और ये है आपका प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। बेसिकली हम इसको रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। मैं बोल सकता हूँ इसको रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। और ये है आपका बेटा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक भाई, ये आपका है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, और ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा, अगर इस वेक्टर को मैं लिखना चाहता तो देखो कैसे लिखता, कि ये ए वाई है ना, इसको मैं इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर भी लिख सकता हूँ। लाइक ऐसा समझो कि आपका ऐसे एक वेक्टर आप इधर मान लो,
जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो वेक्टर है बेटा, है ना, ये आपका है ए एक्स आई कैप, इसको मैं बोल सकता हूँ ना। इन द सेम वे इधर एक वेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ आपसे ए बाई ए बाई जे कैप। ठीक है भाई, थोड़ा नेक्स्ट पेज हम कर लेते हैं। चलो, तो मैं ए वेक्टर को यहाँ पे बेटा क्या लिख सकता था? अगर ए वेक्टर की बात करते तो ए वेक्टर को मैं लिखता ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। ठीक है, इसको मैं वापस यहाँ पे बना देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने कहा ये आपका ए वेक्टर था। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास ए वाई, और ये है आपके पास ए एक्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, है ना। एक वेक्टर भाई आपका ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप क्या बोल सकते हो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, यही है आपका बेटा वेक्टर का मीन्स रिजोल्यूशन इन एक्स के एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है बेटा, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते? देखो, हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाते कि एक वेक्टर तो आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, और ये वेक्टर जो है ए एक्स, ये बेटा आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ए वाई जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए वाई है, तो जो कॉस थीटा है वो जीरो हो जाएगा। इन दोनों के बीच का कॉस थीटा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस 90 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली हो जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर प्लस 2ax ए बाई कॉस 90। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आता है, ये सिंपली आपके पास आ जाता अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर। सही है भाई, ये तो आपके पास आ जाता क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाता। ठीक भाई, अब आगे की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल, है ना। 3 डायमेंशनल स्पेस अगर आपको दे दिया जाए तो बेटा उसमें कैसे हम रिजोल्व करेंगे? तो ध्यान से मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इधर आपका जेड एक्सिस है। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे भाई? मान लो आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ तो बेटर ड्रॉ कर पाऊंगा मैं। एक मिनट, ये है ना एक, आप कीवर्ड देखो भाई, और मैं मान लो यहां से और इस वाले पॉइंट के लिए, है ना, इस वाले पॉइंट से, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ये वेक्टर दिखेगा। ठीक भाई, तो ये जो वेक्टर बेसिकली 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा। ठीक, मान लो जैसे इसकी साइड भी कुछ होती, क्लियर है, तो ये एक वेक्टर होता, 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, और एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये वेक्टर अल्फा एंगल बनाता, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा बनाता,
और जेड एक्सिस के साथ ये कुछ गामा बनाता है। एक कमरा कंसीडर करो तो आप 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है भाई। अल्फा बनाया इसने किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। बीटा एंगल बनाया किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। गामा एंगल जो बनाया वो किसके साथ बनाया बेटा, जेड एक्सिस के साथ। अब अगर मान लो ये वाला है ना, जो डायमेंशन है इसका, मैं मतलब प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कितना, इसको मैं ए एक्स बोल देता। ठीक। प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस में कितना बोल देता बेटा, इसको मैं ए बाई बोल देता। और प्रोजेक्शन अलोंग जेड मैं इसको बोल देता कुछ ए जेड। क्लियर है। और ये कोई ए ही वेक्टर था इस बार भी, है ना, बट ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। मीन्स आप ए वेक्टर को क्या लिख सकते थे इन सिमिलर मैनर, तो आप लिखते ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा कुछ लिखते। ठीक भाई। अच्छा, ए एक्स को अगर मैं लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, है ना, तो देखो इसको मैं कॉस के टर्म में लिख पाता कि ए एक्स जो होगा आपका सिंपली वो हो जाता आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस अल्फा। इन द सेम में जो ए वाई हो जाता है ये हो जाता आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस बीटा। और ए जेड जो हो जाता वो हो जाता आपका बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस गामा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता बेटा ए वेक्टर का, तो देखो ये जो होता वो होता आपके पास अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो ध्यान रखने हैं आप लोग को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म होता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो एंगल्स होते हैं ना विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनका कॉस जो लेते हो आप, है ना, तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बेटा बात करें तो जैसे मैंने कहा कॉस अल्फा, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन है। वैसे ये होगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ से देख सकते हो ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द सेम वे कॉस बीटा। ये हो जाएगा आपके पास ए बाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कॉस गामा की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। तो ये बेटा क्या हो गया, आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। क्लियर। और अगर देखो इन तीनों को हम क्या करें, स्क्वायर करें और ऐड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। वो क्या बनेगी देखना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर गामा। तो ये आएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और मॉड ऑफ ए वेक्टर ये कितना है भाई, देखो ये रहा। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो भाई यहाँ पे, कि आपका जो कॉस अल्फा है, एक मिनट, मीन्स नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। आप बोलोगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यूज हो जाती है कुछ समय में, तो ये अपने को बेटा ध्यान रखना है। जैसे इस पर बेस्ड एग्जांपल ले लेते हैं भाई, रिजोल्यूशन ऑफ, मान लो आपके पास एक वेट m kg मास ऐसे रख दिया, ठीक है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर। ये आपका ग्राउंड था और ये एक इंक्लाइंड प्लेन था जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है बेटा, थीटा सबटेंड करता है। हम फिजिक्स ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। तो देखना, अगर बेटा mg की बात करूं तो आप जानते हो कि mg तो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है तो जो mg लगेगा बेटा वो तो ऐसे लगेगा। ठीक है। और मान लो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस इंक्लाइंड के अलोंग ही है, ये एक्स एक्सिस मान लिया आपने और ये मान लिया वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। तो बेटा इस mg के कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और अलोंग द इंक्लाइंड। तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से ये वाला जो है, ठीक, एक तो ये कंपोनेंट आपको चाहिए होगा mg का और एक इसके अलोंग चाहिए होगा। तो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा।
और अगर ये थीटा हो गया, ठीक है भाई, तो इधर क्या आने वाला है आपका बेटा, इधर आएगा आपका mg cos थीटा। अब ये कैसे आया, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखो, मैंने कहा जिस साइड एंगल थीटा था, मीन जिस एक्सिस के साथ एंगल कितना सबटेंड हो रहा था बेटे, थीटा सबटेंड हो रहा था, वहां पर आप देखोगे एक्स एक्सिस के साथ थीटा सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो इधर ए एक्स में कॉस आया है, देखो ये कॉस है ना। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका जो परपेंडिकुलर वाला है ना साइड थी, दैट इज वाई एक्सिस ए बाई, उधर ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। तो ये चीज आपको एज इट इज ध्यान रखनी है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, उस एक्सिस का जो रिजोल्यूशन होगा या उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसमें कॉस आएगा आपका, और उसके परपेंडिकुलर में साइन आएगा। डायरेक्टली ऐसे आप ध्यान रख लो तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखो जैसे आगे की बात कर लेते हैं। वेट वेट वेट, हाँ यहाँ पर तो देखना, यहाँ पे बेसिकली दो एक्सिस है, एक तो ये और एक ये एक्सिस है ना भाई। तो मैंने कहा कि जो थीटा मेरा सबटेंड हो रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है भाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो कॉस आ गया, और उसका जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस है, इस इधर ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा बेटे आपका, ये चला जाएगा साइन। तो ये हो गया बेटे आपका एम जी साइन थीटा, ठीक। ये एम जी साइन थीटा हो गया, और इसके परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया बेटा, एम जी कॉस थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, तो इतना, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग इतना, और जेड एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग इतना, इवन आप इसको लिख भी सकते थे, इसको आप लिखते एम जी कॉस थीटा। अगर एक्स एक्सिस आपने ये मान रखे है ना, अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे मान रखा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस है, तो मैं लिखता एम जी कॉस थीटा। ये था बेटा आपका माइनस जे के, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और ये अगर बात करें एम जी साइन थीटा, तो ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, तो मैं लिखता इसको प्लस एम जी साइन थीटा माइनस आई के। इसे ऐसे न लिखकर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे एम जी वेक्टर को, है ना। एम जी क्या है, फोर्स है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको ऐसे लिख दो चाहे तो, सिंप्लीफाइड फॉर्म माइनस एम जी साइन थीटा आई कैप माइनस एम जी कॉस थीटा जे के, आप ऐसे लिख सकते थे इसको, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है ना भाई, और आप एक वेक्टर ले लो लाइक दिस, ये आपका 10 न्यूटन है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक भाई। तो इस 10 न्यूटन का जो फोर्स है, एफ वेक्टर कह देता हूँ इसको, आपको इसको लिखना था, मीन रिजोल्व करना है इसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो सिंपली मैंने क्या बोला था भाई कि जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है आपका, उधर आपका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा चला जाएगा, साइन। तो मान लो यहाँ पे एफ एक्स कॉम्पोनेंट की बात होती है, तो डेफिनेटली एफ कॉस थीटा आता है। एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 10 है, कॉस थीटा दैट इज 30 डिग्री, सिंपली है ना। तो कॉस 30 कितना होता है बेटे, √3/2 होता है, तो ये हो जाता है आपका 10√3/2 दैट इज 5√3। इन द सेम वे एफ बाई की बात कर लेता बेटा, तो वो कितना आता, सिंपली वो एफ साइन थीटा आता। एफ कितना है आपके पास भाई, 10 है, साइन थीटा दैट इज साइन 30, 1/2 होती है इसकी वैल्यू, तो 10 इंटू 1/2 कितना आता है बेटे, 5 न्यूटन आता। क्लियर है? तो यहां से आप एफ वेक्टर को कितना लिखते हैं, आप लिखते हैं सिंपली एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो प्लस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो प्लस जे कैप, अगर नेगेटिव होता, मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता तो माइनस आई कैप लिखते, और नेगेटिव वाई एक्सिस होता तो माइनस जे कैप लिखते, एंड सिमिलरली जेड के अलोंग करते। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर फिलहाल दोनों ही कंपोनेंट मुझे पॉजिटिव के अलोंग दिख रहे हैं, तो मैं इसे बोलूंगा 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप न्यूटन, बात खत्म। ठीक भाई, ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम बेटा रिजोल्व करते हैं वेक्टर्स को, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ा। चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं।
ठीक है भाई, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, एक मिनट, ठीक है। तो देखो बेटा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वेक्टर का, वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता है ना, इसमें डिफरेंट तरीके से हम थोड़ा सा अप्रोच करते हैं। लेकिन उसमें अभी बेटा दो तरीके होते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के, आई मीन दो तरीके नहीं, दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पर। पहला होता है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक भाई, और इसको आप कहीं कहीं वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ भी देखोगे, है ना। तो आप इनका मतलब समझ में आएगा क्यों स्केलर बोलते हैं और क्यों वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे बेटा पहले की अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से, है ना। इसके दो नाम है, डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डिफाइन कैसे करेंगे तो वो देखो जरा, मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपका बेटा क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर। सो और आपको दो वेक्टर दे दिए गए। ठीक, मान लो ये एक इन जनरल ए वेक्टर आपके पास और एक और वेक्टर दे दिया गया, लाइक ये है आपके पास बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक, तो आप अगर बेटा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहते हो ना ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो आप सिंपली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, पहले तो इसे आप करोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो है ना इसको हम डॉट रीड करते हैं। ठीक, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और ये किसके बराबर होता है, तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो थीटा एंगल है बेटा, है ना, इसका जरूर ध्यान रखना, ये आपका है एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ये है आपका बेटा एंगल बिटवीन दी और टू वेक्टर्स। ठीक भाई, अच्छा, जैसे आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर है ना इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। मान लो आपने कहा कि ये आपका बेटा क्या है, अब थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं, और ये है आपका बी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल है बेटा आपका थीटा। क्लियर। तो मैंने जो ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या बोला, मैंने बोला इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आप इधर लेके आओ, तो देखना क्या दिखेगा आपको, मैग्नी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डायग्राम पर अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो देखो क्या दिखेगा। मैंने कहा कि अगर बी का प्रोजेक्शन मैं ए के अलोंग देखूं, तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर इतने पार्ट की मैं बात करूं कि v का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन या फिर परछाई अलोंग ए वेक्टर, तो ये सिंपली आपके पास कितनी आने वाली है कि देखो इसकी जो लेंथ होती है बी वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होती है, तो आप क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये क्या, एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। इन द सेम वे मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा, इसका क्या मतलब था, एक और डायग्राम बना देता हूं मैं। मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, और एंगल यहाँ पर थीटा है। तो
अगर इसकी ये वाला फॉर्मेट अगर मैंने लिखा होता तो इसका मतलब क्या था कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये आपका जो निकलता वो क्या निकलता भाई, देखो इसका जो लेंथ की बात करते हैं तो ये होती है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको लिखते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा। तो ए का प्रोजेक्शन बी के लोग, ये जो चीज है ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है भाई। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास, जस्ट एक मैग्नीट्यूड है। देखो cos थीटा एक नंबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये भी एक नंबर है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन की लेंथ के बारे में आपको आइडिया दे रही है। इन द सेम वे ये जो चीज है बेटा ये भी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, आपको सिर्फ प्रोजेक्शन के बारे में आइडिया दे रही है, ठीक है। अब थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह की बात करेंगे हम बेटा इसके, उसके पहले भी कुछ पॉइंट्स है ना, तो लिख देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपने देखा कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड दोनों का एक नंबर आने वाला है और cos थीटा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, ठीक भाई। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखोगे, जैसे इफ थीटा इक्वल टू 0 implies that cos थीटा इक्वल टू +1। व्हाट डज इट मीन कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है भैया वो, है ना। जब आपका ये जो चीज है थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cos थीटा +1 होगा, तो ए डॉट बी वेक्टर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक भाई। एक और देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस cos थीटा जो हो जाएगा बेटा वो 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, 0। इन द सेम वे, क्योंकि जो एंगल हो सकता है बिटवीन द टू वेक्टर वो 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इवन 180 भी हो सकता है। मैंने कहा 180 पर cos थीटा जो होगा वो टर्म -1, तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में, या फिर इसको मैं बोल दूं मिनिमम वैल्यू होगी। कैसी बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी, और वो कितनी होगी आपकी, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर, ठीक है बेटे। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मींस जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ठीक। अच्छा, इसी पर देखो मैं अगर एक बात करूं आपसे, ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये आपका जेड एक्सिस था। एक्स एक्सिस को आप आई कैप से रिप्रेजेंट करते हो, वाई के अलोंग कोई वेक्टर होता है जे कैप से रिप्रेजेंट करते हो, और इसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हो। और क्योंकि ये सब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये ऑर्थोगोनल होते हैं, मींस एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या इन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल सकते हैं? क्या सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप। और जैसे ही आप बोलोगे तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो ये वाली प्रॉपर्टी काम कर जाएगी भैया। जैसे आपने लिखा आई डॉट जे, कितना हो जाएगा भाई, आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट इनका आपस में, आई डॉट जे 0, जे डॉट के इक्वल टू 0,
के डॉट आई इक्वल टू 0, चाहे नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0। इन द सेम वे अगर आपसे बोलता मैं आई डॉट आई, भैया तो आई डॉट आई तो पैरेलल है, आई मीन आई डॉट आई एक्स एक्सिस के अलोंग दो वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना, 0। इन दैट केस आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी आ सकती थी, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर है भैया ये, तो मैग्नीट्यूड ए और बी 1.1 1 ही होगा, फिर वो सिर्फ cos 0 1 हो गया। इन द सेम में जे डॉट जे 1 आता, के कैप डॉट के कैप ये भी कितना आता, 1 आता, ठीक है भैया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा कुछ प्रॉपर्टी और होती है जैसे कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, ठीक, लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो आप इसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। तो आप ये लिख लो कम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है बेटा थर्ड, जैसे आपको ऐसे दिए गए तीन वेक्टर लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मीन्स आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते तो कोई बुराई नहीं थी, ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो ध्यान रखने हैं आपको, समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक भाई। अच्छा और देखो जरा, ये जो डॉट प्रोडक्ट की हम हेल्प लेते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, लाइक आपको एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है जो आपको पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, बट आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आप कॉस थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है भाई। तो हम इजीली एंगल भी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक। जैसे एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं तो आपको और बेटर समझ आएगा। जैसे एग्जांपल 1, अगर आपसे देखो बोल दिया लाइक पी वेक्टर इज इक्वल टू है आपका ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप एंड क्यू वेक्टर जो है ये है आपका ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, और ये बोला गया है कि भाई पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर है, ठीक है, ये दिया गया है और आपसे बोला है इफ पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। आप क्या जानते हो भाई, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप सिंपली बोलोगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर में cos 90 0 होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलो करते हैं, मैंने लिखा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट इसको 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 डॉट आप लिखोगे ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है भाई। जैसे ही आपने ये किया और इसको कर दो आप इक्वल टू 0 के बराबर, अब देखना हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा वो समझो। आप क्या करते थे मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे पहले, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे और इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, इन द सेम में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और यही थर्ड वाले भी करोगे, ठीक है भाई। तो एक एक करके करते हैं, ध्यान से देखते जाना, मैं कर रहा हूँ आप लोग देखते जाओ। देखो आई का आई के साथ आई डॉट आई 1 होता है, ठीक, तो आपने लिखा ए डॉट ए, तो ए आई डॉट ए आई इसको लिखोगे ए स्क्वायर, आई डॉट आई कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है।
डायरेक्टली कर लो भाई। अच्छा, आई डॉट जे सेकेंड वाली टर्म के साथ करोगे तो जीरो आने वाला है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी, आई डॉट जे जीरो। इन द सेम वे आई डॉट के, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड टर्म पर, तो जे डॉट आई जीरो हो जाएगा भाई, ऑर्थोगोनल है, बट जे डॉट जे वन होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ए है और इसका कितना, -2, तो मैं लिखूंगा 2a माइनस का, जे का के साथ अगेन जीरो, मतलब सिर्फ इसका इसके साथ हो पाया। अब देखते हैं इसका, 3k का के का आई के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, के का के साथ, ये बन देगा। और लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है खुद का वो कितना है, इसका 3 है और इसका -1 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू -1, तो ये -3 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। भैया क्वाड्रेटिक बन गई क्या, तो यहाँ से बोलोगे ए स्क्वायर -3a, क्योंकि देखो माइनस करके लाना है ना, माइनस प्लस ए -3 इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये हो गया आपका a -3, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, ये हो गया आपका a -3 इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपके पास a+1, ये हो गया आपके पास a -3 इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू -1, 3। ठीक भाई, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। आगे बात कर लेते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल। जैसे, तो एक और एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे आपको दिया गया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया i कैप प्लस j कैप, है ना। आपको निकालना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। प्रोजेक्शन देखो, एक हो सकता था प्रोजेक्शन वेक्टर, लेकिन फिलहाल आपको प्रोजेक्शन निकालना है, दैट इज बस लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना था भाई, मान लो आपके पास, ये इन जनरल बात कर रहा हूँ, ए वेक्टर है, या आपके पास बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर चाहिए अलोंग बी वेक्टर। तो अभी अभी तो देखा था भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर मतलब लाइक दिस, ये वाली जो चीज है यही तो पूछी है। मान लो ये एंगल थीटा है, क्लियर, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा। तो आपसे बस ये पूछा है मैंने, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा पूछा गया, तो ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसी के बराबर तो होना चाहिए था भाई। चलो निकालते हैं। तो देख, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, तो इसको लिख देता हूँ पहले प्रॉपर फॉर्मेट में। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। चलो भाई, आई का आई के साथ 1 आएगा, आई का जे के साथ 0, तो ये हो जाएगा आपका आई के आगे साथ 3 इंटू 1, है ना। अब आते हैं इस पर, जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1, तो इनका मैग्नीट्यूड देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1, दैट इज 3, और ये 4, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ए डॉट बी की वैल्यू आई 7। अब बात कर लेता हूँ बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा भैया, तो ध्यान से देख, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर और जे का स्क्वायर, तो ये है आपका 1 का स्क्वायर और ये है आपका 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा √2। तो आपने जो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा निकाला, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकाला, वो निकला है आपके पास 7 डिवाइडेड बाई √2। इन द सेम में आप प्रोजेक्शन ऑफ बी निकाल सकते थे अलोंग ए वेक्टर। अच्छा, एक और चीज बेटा, यहाँ पे देखिए एक चीज और आपसे पूछ सकता है, मैं वो भी लिख देता हूँ। आपसे बोलेगा कि राइट दी प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना। देख, यहां सिर्फ प्रोजेक्शन बोला, यहां बोल रहा वो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब बता कैसे करेगा, हाँ भाई, तो देख ध्यान से, ये हम कैसे करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो लेंथ तो तेरे को पता ही है, ये क्या है तेरे पास भाई, ये है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ध्यान दे है कि नहीं। अगर इसमें बी कैप का तू क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे को काम बन जाएगा। नहीं आया। देखिए एक वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्शन को देना है। तो मैग्नीट्यूड तो तुझे ऑलरेडी पता है ना। वैसे इसको फॉर्मूले के तरह भी बच्चे याद रख लेते हैं, बट मैं तेरे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ कि बस तूने ये जैसे लिखा है ना, तो तू क्या करेगा कि प्रोजेक्शन वेक्टर ए का चाहिए अलोंग बी, तो तू लिखेगा मॉड ऑफ ए। इसको मैं लिख देता हूँ, देख। अरे यार, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा इंटू, एक मिनट, इंटू, ये तो लेंथ आ गई, इंटू कर दे बी कैप। नहीं आया। बी कैप तुझे डायरेक्शन दे देगी ना। तो ये कितना है आपका, ध्यान से देख। तो ये जो चीज थी वो तो इसके बराबर है, तो ये बनेगा तेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये तो हो गया ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक, मतलब ये वाली चीज। अब मैं बी कैप की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा तेरे पास बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अदरवाइज इसको बी कैप ही रहने देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर। तो यहाँ से तू बेसिकली ये चीज बता पाता वेक्टर फॉर्म। देख मैं इसको डायरेक्टली भी लिख, फिलहाल लिख देता हूँ। ये तेरा क्या होता, ये होता 7/√2, है ना। और जो बी वेक्टर है वो है आपका आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कर दे तो डिवाइडेड बाई √2। तो ये निकलता तेरा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। तो देख √2, तो ये 2 बन जाता ना, तो 7/2 आई कैप प्लस 7/2 जे कैप। इन द सेम वे तुम क्या कर सकते थे, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकाल सकते थे, ठीक है भाई, इन वेक्टर फॉर्म। तो यही चीज करनी थी। वहां पे हम क्या करते, लेंथ ये वाली निकाल लेते, वो कितना आता बी cos थीटा, यहाँ पर क्या कर देते ए कैप कर देते, बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो और थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे एक और क्वेश्चन आपने बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर, और ये है आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर, और ये है आपके पास 12i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर है भाई। इन दोनों के बीच में आपको एंगल बताना है। तो आप जानते हो कि cos थीटा जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते थे। चलो इस फॉर्मेटिंग में इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 3i कैप 4j कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये होता है आपके पास बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये होता है 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और 5 स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 5, सीधा सीधा क्या करते हैं भाई हम, 4 इंटू 5 हो जाता, तो ये हो जाता आपके पास 20, है ना, अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई होप ये 25 आता। और अगर इसकी बात करते तो ये कितना आता आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4, 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ 4 प्लस 25, तो 26 अपॉन ये 5 होता √29, कुछ इस तरह का। ठीक है, आपके पास ये आ जाता। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर पॉसिबल है तो आप इसे कर सकते हो। वेट वेट वेट, ये 2 नहीं था, ये 12 था। ठीक है, 12 का स्क्वायर बेटे जो 144 होता है, बट इसे फिलहाल 2 ही मान लो, मैंने 2 ले लिया है। तो आपका ये कुछ इस तरह का दिखता। तो यहाँ से जो थीटा होता है बेटा ये कितना होता है आपके पास cos इनवर्स 26/5 √29। ठीक है बच्चों।
चलो, एक तरह का और प्रोडक्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको देख लो ध्यान से। ये होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक बेटा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक आपका मान लो ए वेक्टर ये है और इसी प्लेन बी वेक्टर ये है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और मान लो आपने एक सी वेक्टर लिखा, तो ये होगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहली बात तो जो देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको हम क्रॉस बोलते हैं। इसे हम रीड कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और हाँ, एक वेक्टर जो इनका रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी का, ये हमेशा एक वेक्टर ही होगा। ठीक, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो सी कैप होगा बेटा, तो ये लिख लो कि सी कैप या फिर सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि सी वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the plane of a vector and b vector। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन होगा ना बेटा, उसके हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। अब ये निकालोगे कैसे भाई कि सी वेक्टर, देखो अब एक्चुअली हो क्या सकता है, मान लो ये आपका एक प्लेन था, तो जो डायरेक्शन हो सकती थी सी कैप की, या तो वो इसके ऐसे होती ऊपर की तरफ, ठीक, या फिर ऐसे भी हो सकती थी नीचे की तरफ, है ना। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो इसके लिए हमारे पास जो रूल होता है, देखो, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, और आपको एज इट इज इसको अप्लाई भी करना है। या तो हम यूज करते हैं, लिख देता हूँ, टू फाइंड द डायरेक्शन, है ना, ऑफ सी वेक्टर वी यूज राइट हैंड रूल। ठीक है भाई, राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल। ठीक है, जैसे स्क्रू रूल का मतलब समझो, जैसे यहाँ पर एक स्क्रू होता है, लाइक, है ना, मान लो यहाँ पे एक स्क्रू होता, एक मिनट, कुछ स्क्रू आपको ऐसा दिखता है ना। अब आप इसको या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो आपको पता है जब स्क्रू को कैसे मतलब जैसे क्लॉकवाइज घुमाने पर वो टाइट होता है या मींस मतलब लूज होता है। ये चीज आपको अगर पता है तो आप समझ जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो आपका, अगर आप ये देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये नोटेशन बहुत जरूरी है कि पहले कौन है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, पहली बात। एक मिनट में नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ थोड़ा, दो चार ले लेता हूँ। हाँ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहली बात तो आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो अब जैसे मान लो आपको ये ए वेक्टर दिया, ये मान लो इधर बी वेक्टर दिया, और आपको ये चीज दी है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे सी वेक्टर आपने बोल दिया, यहाँ पर आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर आप स्क्रू रूल लगा सकते थे, लाइक आपके पास ये एक स्क्रू है ना, यहाँ पर उसकी क्या होंगी, रिंग्स होंगी। अब ध्यान से, ए क्रॉस बी करना है, मीन्स आप ए से, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है। ठीक, तो आप ए से बी की तरफ इसको रोटेट करोगे। ए से बी मतलब कौन सा सेंस देखने को मिलेगा इस स्क्रू का? ए से बी, दैट इज ऊपर की तरफ जा रहे हो, लाइक ये दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो आपका स्क्रू होता है वो लूज होता है, दैट इज ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, तो आपको जो सी कैप की डायरेक्शन है वो कैसी दिखी? ऊपर की तरफ। ठीक, अगर यहीं पर आप बोलते एक वेक्टर, लाइक डी वेक्टर में डिफाइन कर देता हूं, तो ये होगा बी क्रॉस ए।
अच्छा, इसी वाले केस में बेटा अगर मान लो डी वेक्टर होता तो इसकी डायरेक्शन क्या होती? तो इस बार फर्स्ट वेक्टर कौन है भाई? बी वेक्टर है ना? ये कौन है आपका फर्स्ट वेक्टर, ये कौन है आपका सेकंड वेक्टर। ठीक, तो आप घूमने कैसे वाले थे? ऐसे। तो आपका जो स्क्रू था वो क्या करता भाई? ये ऐसे रोटेट करता, और ऐसे रोटेट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस बार ये मीन्स टाइट होता, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता ना, टाइट होता तो। और जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता तो डी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती। क्लियर? एक तो ये तरीका होता है स्क्रू वाला, और एक होता है आपका राइट हैंड रूल। तो उसके लिए मैं एक फोटो ले लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। इंपोर्ट फाइल, राइट हैंड रूल ओपन। जैसे ये वाला रूल है ना, तो इसको आप ध्यान से समझो। तो देखो हम इस रूल को फॉलो करते हैं बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये है आपका सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो आपने राइट हैंड लिया। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट वेक्टर की बेटा मैं बात करूं, तो देखो आपको फर्स्ट वेक्टर कौन है? ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है आपका सेकंड वेक्टर। ठीक, तो आपको जो अपनी फिंगर्स, जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है, इनको पहले स्ट्रेट रखना है, राइट हैंड को। क्लियर है? लाइक दिस, ऐसे रखना है। फिर इनको फर्स्ट ए वेक्टर की तरफ से बी वेक्टर की तरफ ऐसे कर्ल करना, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक बेटा? तो जब ऐसे आप कर्ल करोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आपका जो थंब है, ये जो थंब है ये किधर जाएगा बेटे? ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट होगा, है ना? ये वाला देखो, जब आप ए क्रॉस बी ऐसे ऐसे अपनी फिंगर को कर्ल करोगे तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट होगा। तो बेसिकली जो थंब है आपका राइट हैंड का, वो आपको डायरेक्शन दे देगा सी की। इन द सेम वे यहाँ पर देख लो भाई, है ना? ये रूल भी लगा सकते हो आप। जैसे फोर फिंगर है ना, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड की जो फोर फिंगर है, ठीक, ये आपकी ए पहले फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। तो थंब जो है वो डायरेक्शन हमें किसकी दे देता है बेटे? ये दे देगा हमें डायरेक्शन सी कैप की। क्लियर है? तो ये रूल भी हम यूज कर लेते हैं, या तो आप ये वाला है ना फिंगर्स वाला रूल, या फिर इस तरीके से आप कर्ल करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ये स्क्रू रूल होता है। तो जो आपको बेटर लगे आप वो लगा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे की बात कर लेता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टीज की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ को बेटा फॉलो नहीं करती। मीन सीधा ए क्रॉस बी आप नहीं बोल सकते कि बी क्रॉस ए के बराबर होगा। बेसिकली ए क्रॉस बी, ठीक है भाई? देखो बी क्रॉस ए करते ही ना डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी, जैसे देख लो ना पीछे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, ए क्रॉस बी किया था तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई थी, जैसे बी क्रॉस ए किया डायरेक्शन नीचे हो गई थी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन आएगा। अब ये ठीक है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। तो डजंट फॉलो कौन सा लॉ भाई? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे लिखा होता तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, प्लस सी वेक्टर, लाइक दिस। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, तो चीजें गलत हो जाती। ठीक, ये नहीं कर सकते, ये चीज सही थी। मींस आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो सकते हो, बट जो ऑर्डर है इनका वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज एप्लीकेबल विदाउट डिस्टर्बिंग दी ऑर्डर। इस एक ऑर्डर में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ऐसे मत करना कि टी ए को पीछे लिख दिया, ए अगर यहाँ आगे है तो वो आगे ही रहेगा। ठीक है भाई? तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलो बढ़िया है, और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे ए क्रॉस बी, ठीक है भाई, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये हो सकता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब हो सकता है? व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू +1 implies that थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर if थीटा इज इक्वल टू 0 implies that sin थीटा इक्वल टू 0 implies that
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। बढ़िया है, ठीक है भाई। और जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहां पे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, दैट इज, अब ध्यान से, मींस अगर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में बात करूं तो आई कैप, जे कैप और ए के कैप। तो यार आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के कितना होगा? ये थीटा जीरो तो साइन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। लेकिन अगर आई क्रॉस जे करें, जे क्रॉस के करें और के क्रॉस आई करें, ठीक है, तो ये कितना होगा? और इनका जस्ट अपोजिट भी लिख देता हूँ, आई क्रॉस जे है तो जे क्रॉस आई, इसका उल्टा, इसको के क्रॉस जे कर देता हूँ और इसको आई क्रॉस के कर देता हूँ। ऐसे तो राइट हैंड से आप निकाल सकते हो, जैसे आई क्रॉस जे करोगे तो है ना, फिंगर्स को इधर से इधर की तरफ आप कर्ल करोगे, जब ऐसे कर्ल करोगे तो के कैप बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ये प्लस के कैप, जे क्रॉस के, ये प्लस आई कैप, के क्रॉस आई प्लस जे कैप होगा, बट इनका जस्ट उल्टा, जे क्रॉस आई करते ही ये माइनस के कैप हो गया, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप हो गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपके पास माइनस जे कैप। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ना ये वाली चीज, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको लिखना हो तो देखो, इनको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया करो, जैसे आई जे और के, ऐसे लिख लोगे, कोई बुराई है नहीं। अब आप ऐसे जाओगे अगर, ठीक है, क्लॉकवाइज जाते हो, मींस आई क्रॉस जे करोगे तो प्लस के मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। अगर आपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया लाइक दिस इधर से, तो आपको वो नेगेटिव वैल्यू, जैसे मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये आई जे और के। अगर आप ऐसे गए, ठीक है भाई, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। जैसे ध्यान से यहाँ पे करो आई क्रॉस जे, नेक्स्ट वाला लिखते जाना, आई क्रॉस जे तो कौन आ रहा है? के। इन द सेम वे जे क्रॉस के कौन आ रहा है? आई आ रहा है, ठीक है। के क्रॉस आई, के बाद कौन है? आई, तो के क्रॉस आई ये आ रहा है आपके पास कितना? जे कैप। अब यहाँ पे उल्टा चलो, आई क्रॉस के कैप कितना आएगा? माइनस जे, के क्रॉस जे कैप कितना आएगा? हाँ जी, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई कितना आएगा? माइनस के। बस यही सिंपल सी चीज है जो आपको करनी है। क्लियर भाई? अच्छा, ध्यान से, एक और चीज होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो होता है आपका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स वैसे आपने अभी नहीं पढ़ा। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक। एंड आपको बोल दिया गया लाइक बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो करोगे, तो बेटा देखो इसके लिए सिंपल मैं बता देता हूँ। एक तो तरीका आपका सिंपली हो सकता था, जैसे मैं लिख देता हूँ, आप क्या लिखते हैं इसको? ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, इसको लिखते बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्रॉस लगाओ पहले तो ए एक्स है ना, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन बनता। मैं क्या करता हूँ, इसका एक हमारे पास दूसरा मेथड होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो आप ऐसे आई जे और के कैप लिख लो, ठीक। अब क्या करो, जैसे ए वेक्टर पर आओ, यहाँ पर इसके जो कोएफिशिएंट है उनको जस्ट इसके नीचे लिखते जाओ। तो आपने क्या लिखा? आई का कोएफिशिएंट ए एक्स था, जे का ए बाई था, जो पहले वाला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है ना उसके कोएफिशिएंट लिखना है, के ये लिख दो ए जेड। इन द सेम में अब यहाँ पर अब सेकंड वेक्टर को लिख दो, तो ये हो गया आपके पास वी एक्स, ये हो गया आपके पास वी वाई, ये हो गया आपके पास बी जेड, ठीक। तो ये जो फॉर्मेट बना है इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, या सॉरी डिटर्मिनेंट बोलते हैं।
और डिटर्मिनेंट वैसे आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा लास्ट में जाकर, क्लियर है, बट सॉल्व कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इनको हम बोलते हैं बेटा ये होते हैं आपके रो, ठीक, और ये जो स्ट्रेट ऐसे ये होते हैं आपके कॉलम, ठीक, कॉलम, ठीक है भाई। तो ये कॉलम्स हैं लाइक दिस, और ये आपकी क्या है, रो है। तो ध्यान से फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट, जैसे आपने ये पकड़ा, पहले आप इसको लिख दो आई कैप। फिलहाल मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैंने आई लिखा। अब आप इसके रो के एलिमेंट और इसके कॉलम के एलिमेंट जिसमें ये एलिमेंट को गायब कर दो, तो बस यही चार बचे। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक। तो आप लिखोगे ए वाई बी जेड माइनस, इसको एज इट इज ध्यान रखना है, क्यों कैसे, है ना, ये सब मैथ में आप पढ़ोगे। अभी जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ। आई लिया आपने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो गया सॉल्व। अब हम इस पर आते हैं, और इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा, तो अगेन ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मान लो और भी रो कॉलम होते तो प्लस माइनस ऐसे करते। इसको आपने प्लस साइन के साथ लिखा था, अब आप इस पर आओगे, इसको लिखो आप माइनस साइन के साथ, ठीक। अब आप इस रो को हटा दो, इस सॉरी कॉलम को हटा दो और इस रो को हटा दो, तो बचा इसका इसके साथ। तो ये आएगा आपके पास ए एक्स बी जेड और इसका इसके साथ माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक। अब यहाँ पर आओ, ये पॉजिटिव के साथ आएगा तो प्लस के कैप, ठीक, ये गया ये गया, इसका इसके साथ, तो ये हो गया आपका ए एक्स बी वाई और इसका इसके साथ माइनस ए बाई बी एक्स, ठीक। और ये होगा आपका इक्वल टू 0। बस ये चीज सिंप्लीफाई कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलो इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना, तब आपको बेटर समझ आएगा। मान लो आपको दे दिया गया ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे दिया गया बच्चे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर? आपको निकालना था फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट मेथड मैंने भी यहाँ देखा ना बेटा, इसी को एज इट इज मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी, तो आपने पहले तो लाइन खींच लो, यहाँ आई लिख दो, यहाँ जे लिख दो, यहाँ के लिख दो, ठीक। इस तरीके से लाइन खींच दी। अब पहला वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, तो इसके कोएफिशिएंट को पकड़ते हैं। तो देख आई का 1, इसका -2, इसका 4। अब आते हैं दूसरे वेक्टर पर, तो इसका 2, इसका -1, इसका 2, ठीक। अब पहले इसको पकड़ूंगा, इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा, इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। और जब इसको पकड़ूंगा तो इसकी रो और कॉलम को निपटा दूंगा। जब इसको पकड़ूंगा तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम उड़ा दूंगा, और जब इसको पकड़ूंगा तो ये कॉलम और ये रो उड़ा दूंगा, ठीक। बस ये करना है। देख इसको पकड़ पहले, है ना, तो ये आ गया प्लस आई क्या, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, ये इसके साथ, तो -2 × 2 और इसका इसके साथ, तो माइनस ऑफ माइनस, देखो एक माइनस तो पहले से ही रहेगा, है ना, तो -1 × माइनस, तो सॉरी 4, ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा, अब जे पर आ, तो ये माइनस होगा, माइनस जे कैप, ठीक। तो 1 का 2 के साथ, ये होगा 1 × 2, इसका इसके साथ। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी किसी चीज से मतलब मत रखो, बस ऐसे हो रहा है, ऐसे ही तुम्हें करना है, ठीक है भाई। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आई मीन 11th में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे, तब ये चीजें बच्चों वाली हो जाएंगी, क्योंकि आपको मैथ में इन डिटेल पढ़ा दिया जाएगा चीजें, क्या इसका मतलब होता है, कैसे आता है, क्यों होता है, ठीक, सब पता चल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना अपने को भी। तो ये हो जाएगा प्लस के क्या, अब देखो इधर इसे उड़ाओ, इसे उड़ाओ, इसका इसके साथ, तो हो गया 1 × -1 माइनस ऑफ 2 × -2, ठीक भाई। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपके पास आई, इसको निपटाओ भाई, -4 और माइनस माइनस +4। अब इस पर आओ,
माइनस जे, ये हो गया आपके पास 2 माइनस 8, और इस पर आओ तो ये हो गया आपके पास के कैप -1 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 आई कैप माइनस एक माइनस पहले से भी था 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है भाई। आई होप ये आ रहा होगा। 2 4 इंटू 2 इंटू जे लिया था, कुछ गड़बड़ है क्या, जे किया तो 1 इंटू 2 4 इंटू 1 2 हो गया, सही है। ये के लिया था तो 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 प्लस 4, नहीं सही है। चलो बच्चों ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। चलो।